नमस्कार बच्चों। इंग्लिश विद सीआर मेघवाल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। और कल हमने क्लास की थी एसएसटी इकोनॉमिक्स की, तो उसमें अपन कवर कर रहे थे जो क्लास 10th है उसकी इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसमें हमने जहां तक पढ़ा, आप रिवीजन की तरफ चले तो अपन ने क्या क्या पढ़ा था। हमने सेक्टर्स की बात की थी। किसकी बात की थी? सेक्टर्स। सेक्टर्स कौन सा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। सभी को याद है? प्राइमरी में क्या आता था? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, जैसे फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरी होगी, है ना, डेयरी होगी, वगैरह वगैरह। सेकेंडरी में इंडस्ट्री, टर्शियरी में आपकी सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका कम्युनिकेशन, बैंक, है ना, लैंड बरोबर जो भी होता है, मनी बरोबर जो भी होता है, टीचर, डॉक्टर, मेडिकल जो भी हॉस्पिटल हॉस्पिटल वगैरह है, ये किसमें आती है? आपकी टर्शियरी सेक्टर में आती है। फिर हमने बात की थी जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या बताई थी मैंने? ग्रोस डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस, ये जीडीपी क्या होती है? देखो, जैसे कि आपका परिवार है, आपके परिवार में 4 मेंबर हैं। एक मेंबर कितने रुपए कमाता है? 1000 रुपए, मतलब माना। दूसरा कितना? 3000। एक कितना कमाता है? 500। एक कितना कमाता है? 500। हो गए 4। अब उस घर की जीडीपी कितनी हो गई? ये आपका टोटल ही है। ये कितना हो गया? 4000। कितना हो गया? ये 4000 उसकी क्या है? उस घर की क्या है? जीडीपी। उसी तरह हमारे देश में निवास करने वाले हमारे देश में निवास करने वाले जितने भी भारतीय हैं, या भारत के जितने भी विदेश में रहने वाले भारतीय हैं, तो वो किसमें काउंट होगा? हमारी भारत की जीडीपी में। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे देश में कोई फॉरेनर रह रहा है तो उसका पैसा कहाँ जाता है? फॉरेन में। वो हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होता है। क्लियर? यहां तक हमने कल कवर कर लिया था। अब अपन आगे चलते हैं। इन इंडिया, द mammoth task of measuring GDP is undertaken by a central government ministry। तो जीडीपी को काउंट करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया है? वो इसके द्वारा किया जाता है। वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी? इंडियन गवर्नमेंट होती है। उसकी एक मिनिस्ट्री है, वो इसका मापन करती है। This ministry, with the help of various government departments of the all Indian states and union territories। देखो, हमारे जो मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री किसमें होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट में होगी। और जो इंडियन स्टेट्स है उसमें क्या होते हैं? डिपार्टमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री। एजुकेशन मिनिस्ट्री मींस ये कौन सी मिनिस्ट्री है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर हमने ये लिख दिया एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट मतलब ये किसी स्टेट का डिपार्टमेंट है या फिर किसी यूनियन टेरिटरी का डिपार्टमेंट है। क्लियर? दोनों में डिफरेंस पता चल गया। मिनिस्ट्री क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर। और एजुकेशन जो डिपार्टमेंट होता है वो किसमें होता है? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ये उसकी हेल्प करते हैं जीडीपी को मापने में, क्योंकि कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू total volume of goods and service and their prices and then estimates the GDP। जो डिपार्टमेंट से स्टेट के, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। इससे रिलेटिंग टू टोटल वॉल्यूम गुड्स की माल का उत्पादन कितना हुआ है, एंड सर्विसेज का वॉल्यूम कितना है, एंड देयर प्राइसेस उनका मूल्य कितना है,
देन एस्टिमेट्स द जीडीपी, और हम अनुमान करते हैं, उसका एस्टिमेट लगाते हैं जीडीपी का। क्लियर? हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, कुछ ऐतिहासिक परिवर्तन आए हैं इन सेक्टर में। ये 3 सेक्टर है, इन 3 सेक्टर में क्या है, ऐतिहासिक परिवर्तन आए हैं। Generally, it has been noted from the histories of many now developed countries that in its initial stages of development, primary sector was the most important sector of economic activity. जनरली ये कहा जाता था, हिस्ट्री से, इतिहास से ये कहा जाता था, जितने भी विकसित डेवलप्ड नेशन है, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, उनकी जो विकास का इनिशियल स्टेज है, उनका प्रारंभिक जो लेवल है, वहां पर यह कहा जाता था कि प्राइमरी सेक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता था, किसका, इकोनॉमिक एक्टिविटी का, आर्थिक गतिविधियों का। आज भी भारत में भी कौन सा माना जाता है, प्राइमरी सेक्टर माना जाता है। क्लियर? एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर। जैसे कि अगर देखेंगे आजकल की फार्मिंग और पुराने समय की फार्मिंग में बहुत ही अंतर आ चुका है। आजकल की फार्मिंग में अपन नए नए सीड्स जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जिनको प्रोसेस्ड किया जाता है, जिस न्यू न्यू टेक्नोलॉजी लाई जाती है, वो हम यूज करते हैं। नए नए इंसेक्टिसाइड्स, है ना, नए नए आपके जो मिनरल्स होते हैं, जो खाद होते हैं, जैसे आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स जितने भी होते हैं, पहले हम फर्टिलाइजर्स बिल्कुल केमिकल यूज नहीं करते थे, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा इसका उपयोग होने लगा है। आज अपन देखेंगे तो गाय का जो गोबर होता है, भैंस का जो होता है गोबर, वो अपन यूज कम करते हैं, लेकिन इसके स्थान पर क्या यूज करते हैं, अपन केमिकल यूज करते हैं, और केमिकल फर्टिलाइजर। और हमारे जो सीड्स है वो हम पहले घरों में जो उपयोग आते थे उनका यूज करते थे, लेकिन आजकल अपन क्या करते हैं, बाजारों से, मार्केट से क्या खरीदते हैं, पैकेट खरीदते हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में प्रोसेस्ड होता है। इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर, इसीलिए आज की आवश्यकता को देखते हुए फूड जो है, भोजन है, वो ज्यादा उत्पादन होता है। मेनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज, ज्यादातर लोग क्या दूसरी गतिविधियों में ज्यादा संलग्न रहते थे। देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स। आज की हालत देखे तो हमारे भारत के अंदर क्या ज्यादा लोग हैं, क्राफ्ट्समैन ज्यादा है, कारीगर ज्यादा है, क्राफ्ट्समैन क्राफ्ट्समैन ज्यादातर होने लगे। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इंक्रीज मेनी टाइम्स, खरीदना बेचना ये गतिविधियां लगातार क्या हुई है, बढ़ी है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी एक्सेट्रा। इसके साथ ट्रांसपोर्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स का मतलब जो एक चीज को दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं वो, एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है, जो आर्मी है, वो भी क्या हुई है, बढ़ी है। However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector and most people were also employed in this sector. फिर भी क्या हुआ है, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है, जो हम प्राप्त करते हैं प्राइमरी सेक्टर में जो आते हैं, वो बड़े हैं, और ज्यादातर लोग हैं वो इसमें एम्प्लॉयड है, इससे इनसे ही उनको रोजगार प्राप्त होता है। क्लियर? समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट बात करते हैं। तो आराम से पढ़ना है, एक एक चीज को समझनी है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूं। अगर कहीं आपका ध्यान भंग हो गया तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ओवर ए लॉन्ग टाइम, ओवर ए लॉन्ग टाइम, मोर देन 100 years, लंबे समय की समाप्ति के बाद, मोर देन लगभग कितने हो गए, show more than 100, and especially because new methods of manufacturing were introduced. आज जो है नए नए जो मेथड है मैन्युफैक्चरिंग के, निर्माण के, वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, लोग जानते हैं। फैक्ट्रीज केम अप, फैक्ट्रियां लगाई गई,
started expanding, इनका इस विस्तार होना शुरू हो गया. Those people who had earlier worked on farms, जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, now began to work in factories in large numbers. बड़ी संख्या में वो लोग जो पहले खेत में काम करते थे, वो अभी कहाँ काम करते हैं? फैक्ट्रीज में काम करते हैं. इट मीन्स जो पहले लोग फार्मर में काम करते थे, फार्मर प्राइमरी सेक्टर, अब किस में आ गए? फैक्ट्री में. इट मीन्स यहाँ पे जो लोग पहले रोजगार प्राप्त करते थे, इनकी संख्या में क्या हुई है? कमी हुई है, और इनकी संख्या क्या हुई है? बढ़ी है. ठीक है. They were forced to do so as you read in history chapter. उनको फोर्स किया गया इन फैक्ट्री में काम करने के लिए, जैसा आपने हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा. People began to use many more goods that were produced in factories at cheap rates. लोग भी ज्यादातर फैक्ट्री का माल यूज करने लगे, क्योंकि फैक्ट्री का जो चीजें हैं वो किस रेट पर उन्हें प्राप्त होने लगी? चीप रेट, बहुत ही सस्ती रेट में उनको अवेलेबल हो गई. Secondary sector gradually became the most important in total production and employment. दूसरा जो सेक्टर है, द्वितीयक सेक्टर जो इंडस्ट्री वाला है, वो धीरे धीरे बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया. इन किसमें? टोटल प्रोडक्शन में, पूरा जो उत्पादन है उसमें, और रोजगार देने. Hence, over time, a shift had taken place. This means that the importance of the sectors had changed. और ये समय आया कि यहाँ पे जो पहले प्राइमरी सेक्टर सबसे बड़ा था, वो बढ़कर के किस तरफ चला गया? सेकेंडरी सेक्टर. और सेकेंडरी सेक्टर कौन सा है आपका? सेकेंडरी सेक्टर कौन सा आपका? ये आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, ये बढ़ने लगा. ज्यादातर इसमें क्या होने लगा? प्रोडक्शन होने लगा. ज्यादा इसमें क्या होने लगा? एम्प्लॉयमेंट होने लगा, रोजगार मिलने लगा. In the past 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries. जो विकसित राष्ट्र है उसमें अगर देखेंगे तो 100 सालों, जो पिछले 100 साल है उसमें देखेंगे तो जो अब पहले जो प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट हुआ था, अब क्या होने लग गया? सेकेंडरी से टर्शियरी सेक्टर में शिफ्ट होने लग गया. एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन. द सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन. अब कौन सा बढ़ गया? तीसरा. मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर आल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर. बहुत ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादातर संख्या में है, वो किसमें एम्प्लॉय करने लगे, किसमें रोजगार प्राप्त करने लगे? सर्विस सेक्टर में. दिस इज द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज. और यही जो पैटर्न है, जनरल सामान्य पैटर्न है, कौन से? विकसित राष्ट्रों का. व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द थ्री सेक्टर्स इन इंडिया? जो हमारे भारत में जो तीनों क्षेत्र है, उनमें टोटल कितना प्रोडक्शन है, कितना क्या एम्प्लॉयमेंट है? ओवर द ईयर्स देयर बीन चेंजेस सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व्ड फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज. क्या ये क्वेश्चन मार्क? क्या भारत में भी ऐसा ऐसा चेंजेस हुआ है जैसा विकसित राष्ट्रों में हुआ है? वी सी इन द नेक्स्ट सेक्शन. इसको हम कब देखेंगे? अगले सेक्शन में देखेंगे. देखिए टेबल पर चर्चा करें. ये ये जीडीपी है. जीडीपी, ये जीडीपी, ये कलर जो ब्लू कलर है ये आपका प्राइमरी, ये थोड़ा सा रेड कलर है वो कौन सा है? सेकेंडरी. ये कौन सा है? टर्शियरी. अगर हम बात करें तो 2013-14 की बात करें तो ये वाला ज्यादा बड़ा है. ये कौन सा है? टर्शियरी. ये कौन सा है? टर्शियरी. आप घर बैठे देखो, आज ऑनलाइन है, मैं क्लास ले रहा हूँ घर से, पहले ऑनलाइन नहीं ले सकते क्योंकि पहले वहां पे फिजिकली जाना पड़ता था. आज हम कहीं भी बैठे से हम वर्चुअली बात कर सकते हैं, ऑनलाइन काम हो जाता है. इट मींस कौन सा सेक्टर ज्यादा बड़ा है? सर्विस सेक्टर बड़ा है. सबसे कम घटा कौन? जो पहले सबसे ज्यादा था एग्रीकल्चर, वो आज एग्रीकल्चर सबसे कम है. जो सबसे पहले कम था वो एकदम बीच में आ गया. कौन सा ये बीच में? ये सेकेंडरी. कौन सा? सेकेंडरी. सेकेंडरी का दूसरा नाम क्या है? इंडस्ट्री सेक्टर. क्लियर?
ये हमने कंपैरिजन किया था 1973 से लेकर के 2013-14 से। राइजिंग इंपोर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। जो टर्शियरी सेक्टर है, जो आज वर्तमान में प्रेजेंट टाइम है, ये ज्यादा ही विकसित है, तीसरा क्षेत्र, उसमें जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ते हुए उसका महत्व क्या है वो हम पढ़ते हैं। Over the 40 years between 1973-74 and 2013-14, 2000 आपका 1973 से लेकर के 1974 से लेकर के 2013 से लेकर के 2014, ये अपन की बात करें, ये कुल मिला के कितना होता है 40 इयर्स होता है। इस समय देखेंगे while production in all the three sectors has increased, जबकि तीनों सेक्टर में भी क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। it has increased the most in the tertiary sector, हाँ सभी में तो बढ़ा है, तीनों में बढ़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें बढ़ा है, सर्विस सेक्टर में बढ़ा है। एज ए रिजल्ट, परिणाम में अगर देखेंगे तो इन द ईयर 2013-14, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. अगर हम 2013-14 की बात करें, अगर तो सबसे ज्यादा अगर बढ़ा है तो वो है टर्शियरी सेक्टर बढ़ा है, सर्विस सेक्टर बढ़ा है, जो इंडिया में पहले कौन सा हुआ करता था, प्राइमरी सेक्टर हुआ करता था, और वो उसकी जगह ले लिए, उसको रिप्लेस कर दिया। Why is the tertiary sector becoming so important in India? क्यों ये जो तीसरा सेक्टर है, तृतीयक सेक्टर है, वो इंपोर्टेंट होने लगा है इन इंडिया, भारत में। देयर कुड बी सेवरल रीजंस, उसके कुछ कारण हो सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, पहला कारण कौन सा? इन एनी कंट्री several services such as hospitals, educational institutions, post and telegraph services, police stations, courts, village administrative offices, municipal corporations, defense, transport, banks, insurance companies, etc. are required. आज हम बात करें कि सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी चीजें आती है। देखो ये सारी चीजें आज अपन देखें, हॉस्पिटल की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ी है। क्यों? आजकल ज्यादा बीमारियां होने लगी, बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं होने लगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होने लगे, बड़ी बड़ी कॉलेजेस, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े जो आपकी स्कूल्स है वो खुलने लगे। पोस्ट, डाक एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, ठीक है। पुलिस स्टेशन, जितनी जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नए नए पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने जो है, नई पुलिस चौकियां हैं वो बढ़ने लगी। विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, जैसे आपका वीडीओ हो गया, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, सरपंच हो गया, ये बढ़ा रहे हैं। जैसे भी राजस्थान की बात करें, पहले राजस्थान में 33 जिला हुआ करते थे, अब नए जिले बना दिए गए। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि सर्विसेज, उनको लोगों को क्या चाहिए, सर्विसेज चाहिए। पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ने लगी तो उस पॉपुलेशन को सर्विस पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ा, उनका एरिया है वो लिमिट करना पड़ेगा। पॉपुलेशन के हिसाब से उनको एक एक पोस्ट दी जाएगी जिला कलेक्टर की, जिला जो पुलिस अधीक्षक होता है, पुलिस सुपरिंटेंडेंट होता है वो। डिफेंस की बात करें, नगर पालिकाओं की बात करें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, ट्रांसपोर्ट की बात करें, बैंक्स की बात करें। आजकल आप देखा होगा गांव के अंदर बैंकें खुल गई है, जितना भी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से बैंकें खुलने लगी। These can be considered as a basic service, और ये आजकल कौन सी सर्विसेज है, बेसिक है। इनके बिना तो जीवन अधूरा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे 2014 के अंदर, तो 2015 से उन्होंने एक योजना बनाई, पीएम जन धन योजना, जिसमें सभी जितने भी नागरिक है जिनका बैंक अकाउंट नहीं है उसको बैंक अकाउंट को खुला गया। इट मीन्स ये आपकी क्या है, बेसिक नीड है। जैसे पहले रोज रोटी कपड़ा मकान हुआ करती थी, थ्री, है ना, थ्री नीड्स हुआ करती थी, अब आजकल और भी नीड्स है, हॉस्पिटल्स की नीड्स है, बैंक्स की नीड्स है, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की नीड्स है, आपके इंश्योरेंस की नीड्स है। आप तो आजकल देखो, आप पशु बीमा होने लग गया है, फसल बीमा होने लग गया, आदमी का तो होना ही कंपल्सरी। क्लियर? इन डेवलपिंग कंट्री है इंडिया जैसे जो विकासशील जो राष्ट्र है, द गवर्नमेंट हैज टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज।
जो आजकल की जो हमारी विकासशील जो देश है जैसे भारत है, उसमें उस सरकार का ये कर्तव्य बन जाता है, ये सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है कि ऐसे सर्विसेज की क्या किया जाए, प्रोविज़न किया जाए, इनकी व्यवस्था की जाए। ये पहला कारण है, इसीलिए बढ़ा है। क्लियर? सेकंड क्या कारण है? द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड द हाइक एज वी हैव ऑलरेडी सीन। दूसरा कारण क्या है? जैसे जैसे हम कृषि का विकास करते हैं, जैसे जैसे हम उद्योगों का विकास करते हैं, तो उन कृषि का विकास के लिए भी क्या किसकी जरूरत पड़ती है? थर्ड सेक्टर की जरूरत पड़ती है। जैसे हम बीज लेने गए, तो फिर उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्ट की। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से बीज लाएंगे, फर्टिलाइजर लाएंगे, उर्वरक लाएंगे, केमिकल जो भी है, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्ट की। ट्रेड, व्यापार, दुकान वाले के पास जाएंगे। स्टोरेज, उनका गोडाउन होगा। एंड द लाइन एज वी हैव ऑलरेडी सीन, जैसा कि हमने देखा है। ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, मोर वुड बी द डिमांड फॉर सच सर्विसेज। जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे थर्ड सेक्टर की क्या हो जाती है? मांग बढ़ती जाती है। क्लियर? अगर हम ग्राफ 2 देखें, 1973 से लेकर के 1974, ये आपका 2013 20 आपका 14। अब अगर देखेंगे प्राइमरी सेक्टर यहाँ पे बहुत ही बड़ा था, अब यहाँ प्राइमरी 2013-14 में क्या हो गया? छोटा हो गया, मतलब घटा है। यहाँ पे इंडस्ट्री घटी हुई थी, अब इंडस्ट्री यहाँ पे क्या हुई है? बढ़ी है। यहाँ सर्विस सेक्टर कम था, यहाँ सर्विस सेक्टर का पार्ट बहुत ही ज्यादा है। वही बात। अब इसका तीसरा कारण क्या है? थर्ड इज इनकम लेवल्स राइज। लोगों की क्या बढ़ी है? आय बढ़ी है। Certain sections of people start demanding many services like eating out. लोगों की अगर डिमांड बढ़ी है, तो लोगों की इनकम बढ़ी है, तो उसके अनुसार क्या बढ़ी है? डिमांड बढ़ी है। और उनको सर्विसेज की जरूरत पड़ी, जैसे ईटिंग आउट। पहले हम खाना घर पे पका लेते थे, घर पर जैसा खाना होता था वैसा ही खा लेते थे, लेकिन आज नहीं। हमें कहाँ जाना है? होटल में जाना है। हमें कहाँ जाना है? मोटल में जाना है। हमें कहाँ जाना है? रेस्टोरेंट में जाना है। हमें कैफे बार में जाना है, कैफे में जाना है। हमारी डिमांड बढ़ी है, इनकम बढ़ी, तभी तो हमारी डिमांड बढ़ी। टूरिज्म, थोड़े पैसे आए, हमें घूमने जाना है, टूरिज्म पर्यटन पर जाना है, शॉपिंग करनी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, है ना? ठीक नहीं होते, डॉक्टर नहीं आते, वगैरह वगैरह, इस इश्यू आते हैं। प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल अच्छी नहीं है, प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। ये हमारी सर्विसेज बड़ी है, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया? इनकम लेवल बढ़ा है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा। यू कैन सी दिस चेंज क्वाइट शार्पली इन सिटीज। आप देख सकते हैं कि ये जो परिवर्तन है, ये ज्यादा तेजी से किसमें आया है? सिटीज में आया, शहरों में आया, स्पेशली इन बिग सिटी, ज्यादातर बड़ी बड़ी। जैसे देखो, पहले हम जैसे घर में ही पढ़ते थे, एट होम। आजकल कहाँ पढ़ते हैं बच्चे? लाइब्रेरी। भाई घर पे तो पढ़ाई होती नहीं है, नींद आती। लाइब्रेरी में जाते हैं, वाईफाई ऑन रहता है। वाईफाई क्या है? सुविधा है, सर्विसेज है। समझ में आया? इसलिए सर्विस सेक्टर बड़ा है। इसका फोर्थ रीजन अगर आप देखेंगे, ओवर द पास्ट डिकेड, जो पिछला दशक है, और सो उसके पहले, certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential. हमारे देश के अंदर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो सूचना प्रौद्योगिकी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई और एसेंशियल हो गई, आवश्यक हो गई। द प्रोडक्शन ऑफ दी सर्विसेज हैज बीन राइजिंग रैपिडली। इनका जो प्रोडक्शन है इन सर्विसेज का, वो तेजी से बढ़ रहा है, राइज कर रहा है। इन चैप्टर 4 वी शैल सी एग्जांपल्स ऑफ दीज न्यू सर्विसेज एंड द रीजंस ऑफ देयर एक्सपेंशन। हम चौथा जो चैप्टर रहेगा, उसमें हम इसका विस्तार पढ़ेंगे और कौन कौन सी नई सर्विसेज आई है और उन नई सर्विसेज आने का क्या कारण। समझ आ रही है बात? बता देना भाई।
However, you must remember that not all of the services sector is growing equally well. फिर भी आपको ये याद रखना चाहिए कि सर्विस सेक्टर है ना बराबर विकसित नहीं हुई है। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। सर्विस सेक्टर जो भारत में है वो विभिन्न प्रकार के लोगों को एम्प्लॉय देता है, रोजगार प्रदान करता है। At one end there are a limited number of services that employ highly skilled educated worker। एक तरफ आप देखेंगे तो एक तरफ आपको highly educated मिलेंगे, बहुत ही skilled लोग मिलेंगे। skilled मतलब कौशल युक्त। At the other end अगर दूसरी तरफ देखें there are very large number of workers engaged in services such as small शॉपकीपर। दूसरी तरफ देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में लोग कार्यरत हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, जो अपनी छोटे दुकानदार बने हुए हैं, रिपेयर पर्सन मिस्त्री बने हुए हैं जो रिपेयर करते हैं, ट्रांसपोर्ट पर्सन एक्सेट्रा। दीज पीपल बेयरली मैनेज टू अर्न लिविंग। ये लोग मुश्किल से अपनी जीवन जीने का पैसा है वो उसका रोजगार प्राप्त करते हैं, केवल उन्हें आमदनी ही प्राप्त होती है। येट दे परफॉर्म दी सर्विसेज। हालांकि ये क्या करते हैं, सेवा देते हैं। बिकॉज नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क आर अवेलेबल टू देम। क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन, कोई भी अल्टरनेटिव, कोई भी उसका विकल्प अवसर अवेलेबल नहीं है। Hence, only a part of this sector is growing in importance। You shall read more about this in the next section। हाँ, हालांकि इसकी जो महत्वपूर्ण है ये बढ़ रहा है और इसके बारे में अपन क्या पढ़ेंगे अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। चला गया भाई। अब आता है व्हाई आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। ज्यादातर लोग एम्प्लॉयड कहाँ है, कौन से सेक्टर में, हमने देख लिया। ये अगर ग्राफ 3 पढ़ेंगे, ग्राफ 2 प्रेजेंट्स परसेंटेज शेयर ऑफ द थ्री सेक्शंस इन जीडीपी। जब हमने पहला 20 से पहले पढ़ा था वो क्या दिखाता था, प्रेजेंट परसेंटेज दिखाता था, प्रतिशत दिखाता था कि कितने प्रतिशत लोग हैं वो एंगेज्ड है। नाउ यू कैन डायरेक्टली सी द चेंजिंग इंपोर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स ओवर द 40 इयर्स। ये इसकी बात करें ये शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज, ऊपर वाला क्या था, जीडीपी का था। अब ये एम्प्लॉय की बात करें तो आपके आज अगर जीडीपी में इसका योगदान कम है लेकिन सबसे ज्यादा रोजगार इसमें है। 71% लोग हैं वो इसमें रोजगार थे पहले, आज कितने हैं, 44 है। इट मीन्स ये कम हुआ है। पहले इसमें 11% लोग एम्प्लॉय थे, आज इसमें कितने हैं, 25 है। इसका मतलब इसका बढ़ा है। पहले सर्विस सेक्टर में 18% थे, अब कितने हैं आपके 31% है। इट मीन्स इनका परसेंटेज बढ़ा है, इनका घटा है। इनका दोनों का क्या है, बढ़ा है। सेकेंडरी और टर्शियरी क्या हुआ, बढ़ा है, और प्राइमरी घटा है। Why didn't a similar shift out of primary sector happen in case of employment? कि एम्प्लॉयमेंट है, जो प्राइमरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट था वो शिफ्ट किस तरफ हुआ, क्यों हुआ? इट इज बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। इसका कारण ये नहीं है कि जो प्राइमरी, जो सेकेंडरी और टर्शियरी है उसमें जॉब्स क्रिएट किए गए, उनमें एम्प्लॉयमेंट का विस्तार हुआ है। इसका कारण ये नहीं है। Even though industrial output or the production of goods went up by more than 9 times during the period, employment in the industry went up by around 3 times। अगर हम इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात करें या फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की बात करें तो ये पहले ये हुआ करता था, इतना परसेंटेज हुआ करता था, आज कितना होता था इसका 9 टाइम्स। 9 टाइम्स मतलब 90%। जो पहले जितना प्रोडक्शन होता था इंडस्ट्री में उसमें और आज में रात दिन का फर्क है, मतलब 9x 9 टाइम्स बढ़ गया।
एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप बाय अराउंड 3 टाइम्स। और एम्प्लॉयमेंट कितना, ये तो प्रोडक्शन की बात करो, प्रोडक्शन कितना बढ़ा, 9 गुना, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रोजगार वो कितना बढ़ा है, 3x, अराउंड 3 टाइम्स। द सेम अप्लाइज टू द टर्शियरी सेक्टर एज वेल। और यही का ये सिस्टम किस पर लागू होता है, तृतीय जो थर्ड आपका सेक्टर है सर्विस सेक्टर उस पर। While production in the service sector rose by 14 times, लेकिन सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन की बात करें तो वो कितना बढ़ गया है, 14x, 14 गुना। एज ए रिजल्ट, अगर इसका परिणाम देखें, मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री, अगर हम भारत जो देश है उसमें वर्कर्स है, जितने भी काम करने वाले वर्कर्स है, उनके आधे से ज्यादा, मोर देन हाफ, आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। मोर देन हाफ मतलब 50% से ऊपर लोग आज भी किसमें कार्यरत हैं, आपके एग्रीकल्चर में कार्यरत है। मेनली इन एग्रीकल्चर, प्रोड्यूसिंग ओनली अबाउट 1/6 ऑफ द जीडीपी। 50% से ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट करते हैं एग्रीकल्चर में, लेकिन जीडीपी में सिर्फ कितना है, 1/6, इतना ही योगदान। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, अगर इसके ठीक ही विपरीत देखें, द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स प्रोड्यूस द रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस, वेयर इज दे एम्प्लॉय लेस अबाउट हाफ ऑफ द, आधे से कम भी, मान ले कि 40% लोग हैं वो इन दो सेक्टर में काम करते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी में, लेकिन जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सेकेंडरी और टर्शियरी का। लोग ज्यादा किसमें कर रहे थे, प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन जीडीपी में सिर्फ 1/6। लोग किसमें कम कर रहे थे, सेकेंडरी और टर्शियरी, लेकिन जीडीपी में दोनों आगे। डज दिस मीन दैट द वर्कर्स इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे कुड। इसका मतलब यह है कि ये जो 50% लोग हैं वो उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं जितना उत्पादन ये कर रहे हैं। इट मीन्स जो 5 आदमी काम कर रहे हैं और ये 2 आदमी काम कर रहे हैं, मतलब कि ये 5 आदमी अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पा रहे। इनका जीडीपी का योगदान ज्यादा है 2 का, ये 2 का, समझ रहे हो बात। ये what is it means is that there are more people in agriculture than is necessary। इसका मतलब ये क्या, इसका ये अर्थ है कि कृषि में क्या है, एग्रीकल्चर में जितने लोग चाहिए उनसे ज्यादा है। देखो आज हम बात करें, हमारे खेत के अंदर 5 आदमी की जरूरत है, तो हम ले जाते हैं 8 आदमी, 8 आदमी ले जाते हैं और 3 बजे हम छुट्टी करके आ जाते हैं, 3 बजे छुट्टी करके आ जाते हैं, राजी हो जाते हैं कि भाई हमने जल्दी काम कर लिया। बट ये देखो कि यहाँ पे काम कितने का था, 5 का, एक्स्ट्रा कितने, 3, सॉरी। तो ये जरूरत क्यों पड़ी, इसीलिए कृषि में लोग ज्यादा है, कर रहे थे, लेकिन प्रोडक्शन कम कर रहे थे। सो इवन इफ यू मूव ए फ्यू पीपल आउट, प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। इसका मतलब ये है कि अगर हम कृषि से इन लोगों को बाहर निकाल दें जो एक्स्ट्रा है, तो भी उसके प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए इतने ही आदमी चाहिए, वो आदमी तो क्या थे, एक्स्ट्रा थे। इन अदर वर्ड्स, वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर है उसमें वो क्या है, आप इसको बोल सकते हैं छिपी बेरोजगारी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, छिपी बेरोजगारी, शेडो, बेरोजगार है, वो दिखते नहीं है। घर में 5 मेंबर है, काम 2 ही कर सकते हैं, 3 एक साथ में गए, मतलब ये 3 क्या, छिपे हुए बेरोजगार है। ये अगर किसी दूसरे खेत पर जाते तो कमा के लाते, लेकिन नहीं, ये कि वो ये बोल रहे हैं कि हम 500 जाएंगे, दोपहर को आ जाएंगे, दोपहर आने के बाद क्या करोगे, रेस्ट करोगे। अरे बात, फॉर इंस्टेंस, इस उदाहरण के लिए, टेक द केस ऑफ ए स्मॉल फार्मर लक्ष्मी। हम एक उदाहरण लेते हैं, एक केस लेते हैं, एक छोटी किसान है जिसका नाम है लक्ष्मी, owing about 2 hectares of unirrigated land depended only on rain। एक जमीन का टुकड़ा है जिसका एरिया कितना है, 2 हेक्टेयर, कितना है,
2 हेक्टेयर। ये अनइरिगेटेड है, असिंचित है। इरिगेटेड मतलब सिंचित, ये क्या है, असिंचित। असिंचित का मतलब है ये फुल ऑफ किस पर डिपेंड करता है, रेन पर करता है, मानसून रेन पर करता है। और कौन कौन सी वो फसलें उगाती है, एंड ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक ज्वार एंड अरहर की दाल और आपकी ज्वार। ऑल 5 मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली वर्क इन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर। सारे वर्ष, वर्ष भर वो पांचों मेंबर उस खेत में काम करते हैं, उस प्लॉट में काम करते हैं। वाई, क्यों? दे हैव नोवेयर एल्स टू गो फॉर वर्क, क्योंकि उनको कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता है। यू विल सी दैट एवरीवन इज वर्किंग, दिखाई देता है कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य कर रहा है। नन रिमेन्स आइडल, कोई भी ऐसे मतलब फ्री नहीं बैठा है। बट इन एक्चुअल फैक्ट, लेकिन अब वास्तविकता की बात करें, देयर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड, उनका जो श्रमिक जो एफर्ट है, प्रयास है, वो डिवाइड किया गया है। ईच वन इज डूइंग सेम सम वर्क बट नो वन इज फुल्ली एम्प्लॉयड। प्रत्येक व्यक्ति, उसका जो प्रत्येक मेंबर है वो कार्य कर रहा है, लेकिन एक भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, और यही सिचुएशन कौन सी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की। where people are apparently working but all of them are made to work less than their potential। सभी लोग कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो अपनी पोटेंशियल के अनुसार प्रोडक्शन नहीं कर पाते। वो अपना पोटेंशियल, जो अपनी क्षमता होती है, उसके अनुसार कार्य नहीं कर पाते, उनको रिजल्ट प्राप्त नहीं होता। दिस काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed। और ये छिपा हुआ रहता, मैंने बताया था छिपी बेरोजगारी, जो हु डज नॉट हैव जॉब, किसी के पास जॉब नहीं होता, एंड क्लियरली विजिबल, वो क्या दिखाई देता है, अनएम्प्लॉयड, वो बेरोजगार दिखाई देता है। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको छिपी बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं, छिपी बेरोजगारी कहते हैं, डिसगाइज्ड। नाउ सपोजिंग ए लैंडलॉर्ड, अब हम एक लैंडलॉर्ड की बात करते हैं, सुकराम। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जमींदार। एक सुकराम नाम का जमींदार है। कम्स, वो आता है, एंड हायर्स 1 or 2 मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू वर्क ऑन हिज लैंड। वो एक और दो जो सदस्य है परिवार के, उनको हायर करता है, उनको किराए लेता है, किस पर, अपने खेत पे काम करने के लिए। लक्ष्मी फैमिली इज नाउ एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम थ्रू वेजेस। लक्ष्मी का जो परिवार है अब और भी एक्स्ट्रा इनकम जो है वो प्राप्त करने में सक्षम है, थ्रू वेजेस, अपनी मजदूरी से, अपनी कमाई से। सिंस यू डू नॉट नीड 5 people टू लुक आफ्टर दैट स्मॉल प्लॉट, क्योंकि उस एक 2 हेक्टेयर के टुकड़े के लिए 5 व्यक्तियों की वहां जरूरत नहीं है। क्योंकि अब क्या होने लगा है, अब 2 उधर चले गए, यहाँ पे 3 की जरूरत है। टू पीपल मूविंग आउट डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्शन ऑन देयर फार्म, क्योंकि 2 आदमी के चले जाने से उनके प्रोडक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। इन द अबव एग्जांपल, ऊपर वाला उदाहरण है, 2 पीपल में मूव टू वर्क इन ए फैक्ट्री, 2 आदमी किस तरफ मूव हो सकते हैं, फैक्ट्री में जा सकते हैं, है ना। वंस अगेन द अर्निंग्स ऑफ द फैमिली वुड इंक्रीज, इसीलिए उस परिवार की क्या हो जाएगी, अर्निंग से वो बढ़ जाएगी। दे वुड आल्सो कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एज मच फ्रॉम देयर लैंड, उनकी जमीन से उतना ही उत्पादन होगा, लेकिन जमीन से भी उत्पादन होगा, और 2 आदमी जो फैक्ट्री में गए, उनका भी जो वेज प्राप्त होगा, जो कमाई प्राप्त होगी, वो भी काम आएगी। देर आर लॉट्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया, भारत में लक्ष्मी की जैसे लक्ष्मी जो किसान है उसके जैसे बहुत लाखों किसान है। दिस मीन्स दैट इवन इफ वी रिमूव ए लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रोवाइड देम विद प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, हम जो खेत में काम करने वाले हैं, जो ज्यादातर लोग हैं, जितनी जरूरत हो सके उतने ही रखें, उन बीच वालों को निकाल दें और उनको प्रॉपर काम दे दिया जाए, तो एग्रीकल्चरल
प्रोडक्शन विल नॉट सफर, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो सफर नहीं करेगा, उसमें कोई भी कमी नहीं आएगी। द इनकम्स ऑफ द पीपल हु टेक अप द अदर वर्क, जो लोग दूसरे कार्यों में जा रहे हैं उनकी जो इनकम है वुड इंक्रीज, वो बढ़ जाएगी। द टोटली फैमिली इनकम, उनके परिवार की इनकम है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। द अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स, ऐसा नहीं है कि प्राइमरी सेक्टर में ही अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, दूसरे सेक्टर में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण की बात करें, देर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरियाज हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट। हजारों लोगों की बात कर सकते हैं कि वो डेली एम्प्लॉयमेंट के लिए वो क्या करते हैं, सर्च टिफिन लेके खड़े रहते हैं चौक पर, किसी चौराहे पर, किसी तिराहे पर, कि आज इसके जाना है, आज इसके जाना है, आज इसके जाना है, आज इसके जाना है, उसको क्या बोलते हैं, डेली एम्प्लॉयमेंट, दैनिक मजदूरी। दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर्स, इस पेंटर्स की बात कर लें, प्लम्बर्स की बात कर लें, रिपेयर पर्सन जो मिस्त्री है, एंड अदर डूइंग ऑड जॉब, जो विभिन्न प्रकार के जॉब्स जॉब्स करते हैं। मेनी ऑफ देम डोंट फाइंड वर्क एवरी डे, ज्यादातर लोग इनमें से प्रतिदिन उनको जॉब प्राप्त नहीं होता। सिमिलरली, ठीक उसी तरह से, वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग ए कार्ट और सेलिंग समथिंग वेयर दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटल। हम अगर हम देखेंगे, ठेला वाला है, गाड़ी वाला है, जो घूम कर जो सामान बेचने वाला हॉकर जो होता है, वो दिन भर खड़ा रहता है, दिन भर आवाज लगाता है, बहुत सारी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा प्राप्त होता है। देर आर डूइंग दिस वर्क, दे आर डूइंग दिस, ये कार्य कर रहे हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि उनके पास कोई भी बेहतर ऑप्शन नहीं है। क्लियर? तो ये सेकंड क्लास है, ये सेकंड पार्ट है। आप सभी फर्स्ट और सेकंड पार्ट यहाँ तक देखना। नेक्स्ट क्लास में अपन पार्ट थर्ड कवर करेंगे। इसमें टोटल पेज है आपके 18 पेज, 20 पेज है, उसमें से 10 पेज हो गए हैं। अब 8 पेज और है, तो उसमें से एक क्लास और हो जाएगी, एक क्लास या 2 क्लास और होगी। छोटी छोटी क्लास ले रहे हैं, इसलिए आपका आपको इंटरेस्ट भी आने लगे, ज्यादा आप बर्डन भी नहीं समझे, इसीलिए। ठीक है भाई, क्लास को शेयर करना है अपने स्टूडेंट्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट जरूर करना है कैसी लगी क्लास, कैसा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको समझ में आया नहीं आया, मुझे क्या सुधार करना चाहिए, वो सभी आप बताएं। हालांकि पढ़ाने का तरीका अच्छा है, लेकिन ये मैं खुद के मुंह से कहूँ तो वो अच्छा नहीं रहेगा। आप खुद अगर बताएं, आपने कमेंट के माध्यम से बताएं तो अच्छा रहेगा। और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ के स्टूडेंट के लिए है ये स्पेशली, बाकी भी आप अध्ययन कर सकते हैं आराम से, जिसका ये सिलेबस में है। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।